हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संचार का अर्थ और परिभाषा और साथ में संचार कितने प्रकार का होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग, जिससे कि कोई भी इसकी जो टाइप्स हैं, चारों टाइप्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संचार, इसका अर्थ और परिभाषा। संचार क्या होता है आप सभी जानते होंगे। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, या फिर हिंदी में हम कहें सर्व सामान्य बनाना। इसका तात्पर्य है कि अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करके उन्हें सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ साझा करने से है। यानी जो भी हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, ठीक है, उनको हम दूसरों के साथ में व्यक्त करते हैं, जिससे कि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। चलिए, इसकी और भी परिभाषाएं हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं, उसको हम देखते हुए चलेंगे। संचार शब्द बहुत बड़ा है और इसके कई अर्थ हैं। धामा के अनुसार, धामा ने जो एग्जाम्पल मतलब इसका परिभाषा दी हुई है वो है कम्युनिकेशन इज एन एक्ट बाय विच अ पर्सन शेयर्स द नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा इन वेज दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो भी हमने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, ये ऐसा एक्ट है, ये ऐसी क्रिया है जिसमें कि एक व्यक्ति अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, जो भी सूचनाएं हैं इत्यादि को शेयर करता है और इस तरीके से शेयर करता है जिससे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग सभी को प्राप्त हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 3 प्रमुख चरण हैं। तो पहला है विचार, दूसरा संकेतीकरण जिसे हम इंग्लिश में एनकोडिंग भी कहते हैं, और तीसरा है संकेत वाचन या फिर इसको हम इंग्लिश में डिकोडिंग भी कहते हैं। तो 3 इसके प्रमुख चरण हैं। ठीक है, विचार, ये पहला प्रेषक के मस्तिष्क किसी जानकारी का होना, सॉरी, प्रेषक के मस्तिष्क में, ओके, प्रेषक के मस्तिष्क में किसी जानकारी का होना, ये एक विचार, अवधारणा, जानकारी या अनुभूति हो सकती है। विचार यानी कि जो प्रेषक का मतलब हो गया जो संदेश भेज रहा है, तो उसके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है, जो भी अवधारणा आ रही है, जो भी जानकारी है, जो भी अनुभूति हो रही है, वो सब कुछ विचार कहलाता है। संकेतीकरण का मतलब है ग्राही को शब्दों या संकेतों के द्वारा किसी संदेश को भेजना। ठीक है, एनकोडिंग, ठीक है, यानी कि जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको जो प्रेषक है वो शब्दों के माध्यम से या फिर संकेत के माध्यम से जब संदेश को भेजता है ग्राही के पास, तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। और संकेत वाचन जो है ये ग्राही द्वारा सॉरी, ग्राही द्वारा संदेश को शब्दों या संकेतों संदेश के शब्दों या संकेतों को एक अवधारणा में परिवर्तित करके एक व्यक्ति द्वारा समझने योग्य बनाना। यानी कि डिकोडिंग का मतलब क्या है, जो ग्राही है यानी कि जो रिसीवर है वो क्या करता है, जो भी संदेश मिल रहा है उसको अपने शब्दों और संकेतों में उसको परिवर्तित करता है और फिर उसको अपने समझने योग्य बनाता है, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। चलिए, फिर आता है लीगन्स के अनुसार। लीगन्स ने कहा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों या भावनाओं को इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक ही प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो जो धामा ने कहा वो लगभग वही चीजें ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर है संचार प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करना। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर भाषाएं दी हुई हैं, सारे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सारे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहां पर इसको आप डाउनलोड करके आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। ओके, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने, जैसे धामा का है, लीगन्स का है, तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन है, उसको हमने देख लिया है। ये सब आप जो है पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि अब तो डेफिनेशन कहीं से भी पूछी जा रही है तो सारी डेफिनेशन आपको पता होना जरूरी है। चलिए, अब हम आते हैं इसके प्रकार पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है अंतः वैयक्तिक संचार, जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा है अंतर वैयक्तिक संचार, से इंटरपर्सनल
सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, और जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। तो 4 प्रकार के संचार होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। ओके, तो पहला है अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। अब देखिए होता क्या है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको देखिएगा। दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, इंट्रा और इंटर। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है, यानी कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती बल्कि खुद ही वो कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं या फिर अंतःवैयक्तिक, अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। दरअसल ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें मानव व्यक्तिगत चिंतन करता है, यानी खुद ही सोच विचार कर रहा है। इसमें संचारक और प्रापक, इसका मतलब है सेंडर मैसेज भेजने वाला और मैसेज प्राप्त करने वाला रिसीवर, जिसे हम प्रापक बोल रहे हैं, दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है या कुछ सोचता है तो वो भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत मानव अपनी केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा बाह्य स्नायु तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रयोग करता है। केंद्रीय जो स्नायु तंत्र है यानी कि जो सीएनएस है उसमें मस्तिष्क आता है, यानी कि हमारा दिमाग आता है, और जो बाह्य स्नायु तंत्र है उसमें शरीर के जो अन्य अंग है वो आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से, इसमें खुद ही व्यक्ति क्या कर रहा है, सोच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये जो ओल्ड व्यक्ति है ये भी सोच रहा है। तो देख रहे हो दो अलग अलग व्यक्ति हैं यहाँ पर, और दोनों ही खुद ही बैठ करके विचार कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खुद ऐसा करते होगे, शीशे के सामने खड़े होकर के और खुद ही कुछ थोड़ा बहुत बातें करते हैं हम, या फिर खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर के आप जो है विचार करते हो, सोचते हो कि हम कैसे लग रहे हैं, हम किस तरह की हेयर स्टाइल करें तो अच्छा लगेगा, ऐसा करें वैसा करें, ऐसा मेकअप करें, या फिर और भी चीजें जो हमारे दिमाग में आती हैं, तो आप विचार करते रहते हो। तो वो क्या है, जो हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अंतःवैयक्तिक कहलाता है, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब आते हैं इंटरपर्सनल। अच्छा, इसमें कुछ विशेषताएं ये भी देख लेते हैं। एक तो मानव स्वयं संचालित करता है, अपने जीवन की योजनाओं को तैयार करता है, मानव सुख दुख का एहसास करता है, जीवन के लिए उपयोगी तथा आवश्यक आयामों का आविष्कार करता है, दिल और दिमाग पर नियंत्रण रखता है और फीडबैक व्यक्त करता है खुद ही। ओके, चलिए अब आते हैं अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इसमें क्या होते हैं, दो लोग शामिल होते हैं। जब दो लोग आपस में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ये आमने सामने होता है और दो तरफा होता है। ठीक है, टू वे प्रोसेस है, जबकि इसके पहले जो इंट्रापर्सनल हमने पढ़ा उसमें क्या था, वो वन वे है, क्योंकि हम खुद ही अपने से बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये कहीं भी स्वर, संकेत, शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र, नाटक इत्यादि के रूप में हो सकता है, जिससे भी हमको सूचना मिल रही है, जिससे भी हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो कुछ भी चीजें हो सकती है इनमें से। इसमें फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है, क्योंकि दो ही व्यक्ति होते हैं तो तुरंत एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है, तो फीडबैक तुरंत मिलता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है कि एक मासूम बच्चा तो जो नवजात से जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे समाज के संपर्क में आता है और इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन अपनाने लगता है। माता पिता के बुलाने पर उसका हंसना, बोलना, भागना, ये सब क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद वो जो जो किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, वैसे ही भाषा, परंपरा, अभिवादन, ये सब भी सीखता है, और ये सब भी क्या आ रहे हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है घर या खेत का भ्रमण, फोन पर भी हम दो लोग होते हैं, हम घर या खेत पर भ्रमण करने जाते हैं, ठीक है, तब भी दो लोग होते हैं, साक्षात्कार, कार्यालय, वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि, ये सभी कुछ क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, जहां पर दो व्यक्ति मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रा और इंटर में आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। विशेषता इसकी देख लेते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, बेहतर होता है, बाधा आने की संभावना कम होती है, सिर्फ दो ही लोग होते हैं। संचारक और प्रापक के मध्य सीधा संपर्क और संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है, यानी कि ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। संचारक के पास प्रापक को प्रभावित करने के लिए
पर्याप्त अवसर होता है और संचारक और प्रापक शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के करीब होते हैं। जो हमने बताया कि ज्यादा क्लोज हो जाते हैं क्योंकि दो ही लोग हैं। और किसी बात पर असहमति की स्थिति में प्रापक को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ, जो सेंडर है वो कुछ कह रहा है लेकिन आपको वो चीज सही नहीं लग रही, तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो, पूरा मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो व्यक्ति हैं। प्रापक के बारे में संचारक पहले से बहुत कुछ जानता है और संदेश भेजने के अनेक तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर है भाषा, शब्द, चेहरे की प्रतिक्रिया, भाव भंगिमा, हाथ पटकना, आगे पीछे हटना, सिर झटकना, ये सब क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके यानी कि देखिए, जब दो लोग हैं तब आप एक दूसरे का चेहरा पढ़ सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम सभी को चूंकि पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो है हम उनके चेहरे की जो प्रतिक्रिया है उसको नहीं समझ सकते हैं, भाव भंगिमा नहीं समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। तो इन सब चीजों को समझने में परेशानी होती है। लेकिन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें सिर्फ दो लोग होते हैं, तो आप काफी क्लोज होते हो, तो इससे आप इसे आसानी से समझ सकते हो। चलिए अब आते हैं समूह संचार, ये तीसरा प्रकार है ग्रुप कम्युनिकेशन। जब दो से अधिक व्यक्ति आपस में सूचना, कौशल, भावना और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। मनुष्य अपने जीवन में किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, कोई ना कोई समूह जरूर होगा, कॉलेज में हो, घर में हो, आपके मोहल्ले में हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समूह जरूर होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए समूह का निर्माण भी करता है और समूहों से पृथक होकर व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। समूह में जहां व्यक्तित्व का विकास होता है, और समूह का फायदा क्या है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, समाज में उनका एक, लोग कम जानते हैं उनको, और मौका पड़ने पर भी कम सहयोग मिल पाता है, उनकी प्रतिष्ठा भी कम होती है क्योंकि लोग उनको जानते नहीं है। लेकिन जब आप जो है लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, ठीक है, एक जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे हम, उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम प्रभावित होंगे और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा। और साथ साथ में जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, लोग आपको जानेंगे, समझेंगे आपकी, ठीक है, उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा भी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे व्यक्ति में बढ़ेगी, ठीक है। समूह के माध्यम से एक पीढ़ी के विचार दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित भी होते हैं, समूह के माध्यम से ही हो रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई है, वो भी समूह संचार का एग्जाम्पल है। एक साथ किसी बात पर हंसना, कवि सम्मेलन, भाषण, परिणाम प्रदर्शन, जिसे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, विधि प्रदर्शन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, समूह बैठक यानी कि ग्रुप मीटिंग, ये सब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति मौजूद होते हैं। तो ये पिक्चर देख सकते हो आप, इसमें दो से अधिक व्यक्ति आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चीजों को शेयर कर रहे हैं, भावनाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। प्रापकों की संख्या निश्चित होती है, सभी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। सदस्यों के बीच समान रूप से विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार और प्रापक के बीच निकटता होती है। विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं अपने अपने विचार किसी समस्या के समाधान के लिए प्रकट कर रहे हैं, तो विचारों का जो समस्या का समाधान आसान हो जाता है। संचारक का उद्देश्य सदस्यों के बीच चेतना विकसित कर दायित्व बोध कराना होता है। फीडबैक समय समय पर सदस्यों से प्राप्त होता रहता है, लेकिन जितना बेहतर इंटर कम्युनिकेशन में होता है उतना बेहतर इसमें नहीं हो पाता क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। समस्या के मूल उद्देश्यों के अनुरूप संदेश संप्रेषित किया जाता है, यानी कि जो भी समस्या का मूल उद्देश्य है, यानी कि जो मुख्य टॉपिक है, उसी से संबंधित संदेश को भेजने की कोशिश की जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। चलिए अब आता है चौथा प्रकार, जनसंचार, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये वृहद रूप है संचार का, यानी जो समूह संचार हमने पढ़ा उसी का ये बड़ा रूप है, वृहद रूप, जिसे जनसंचार कह रहे हैं। इसमें दो शब्द हैं, जन प्लस संचार। जन का अर्थ होता है भीड़ या फिर जनता, और संचार का मतलब होता है विचारों, भावनाओं और अपनी जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये जनसंचार है। अब इसमें इसकी परिभाषा इन्होंने दी है कि जनसंचार का अभिप्राय बहुत कम समय में विशाल और विषम जनता तक संचार माध्यमों की मदद से सूचना को पहुंचाना है।
जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, केबल, इंटरनेट, वेब पोर्टल्स, ये सब क्या है? ये जनसंचार के माध्यम है। इनके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा एक समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में हम बहुत ज्यादा सूचनाओं को पहुंचा देते हैं। इससे आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पर क्या है, सोशल मीडिया कितनी ज्यादा एक्टिव है। हम यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, क्योंकि उसी टाइम पर हर घर में समाचार पत्र, न्यूज पहुंच रहा है और हर घर तक लोग न्यूज को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं और रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। और क्या है, समाचार पत्र पढ़ करके न्यूज को उन्हें मिल रही है। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वेब पोर्टल्स के माध्यम से जानकारी मिनटों में, सेकंड्स में, आपने देखा होगा सेकंड्स में क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन ही है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि अगर इसे मास कम्युनिकेशन में समूह बैठक, यानी कि इसमें 100 से लेकर के लाखों तक लोग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वहां पर बैठक हो रही है या फिर क्या हो रहा है। जैसे कि समूह बैठक है तो वो 100 लोगों का समूह हो सकता है, वो भी जनसंचार है। अभियान यानी कि जो कैंपेन निकलता है, प्रदर्शनी है, उसमें 1000 लोग का भी समूह हो सकता है। और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोगों का भी समूह हो सकता है, यानी कि 100 से लेकर के लाखों तक लोग हो सकते हैं जनसंचार में। ओके, तो इसमें कोई निश्चित संख्या फिक्स नहीं होती, जबकि इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, समूह संचार, उसमें क्या था कि जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ओके, जबकि इसमें निश्चित नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। टीवी है, न्यूज है, ठीक है, वेब है, इन सब के माध्यम से जो है जो जनसंचार है वो होता है। ओके, इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशाल भूभाग में रहने वाले प्रापकों से एक साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। इसका फायदा यह है कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, और एक साथ अधिक से अधिक लोगों से संपर्क हो पाता है। समस्त प्रापकों के लिए संदेश समान रूप से खुला होता है, यानी कि संदेश जो है समान संदेश पहुंचता है हर व्यक्ति तक। संचार माध्यम की मदद से संदेश का संप्रेषण किया जाता है, यानी कि इसमें माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक संचार करना होता है, सूचना को पहुंचाना होता है, विचार को पहुंचाना होता है, तो माध्यम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संप्रेषण के लिए औपचारिक और व्यवस्थित संगठन होता है। संदेश संप्रेषण के लिए सार्वजनिक संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। प्रापकों के विजातीय होने के बावजूद एक ही समय में संपर्क स्थापित करना संभव होता है। विजातीय का मतलब है कि भाई अब जनता में हर व्यक्ति, उनकी कास्ट जाति अलग है, समुदाय अलग है, ठीक है, लोग अलग हैं, कैटेगरी अलग है, मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो विजातीय समूह जो है उन तक क्या होता है, एक ही समय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है जनसंचार में। संदेश का यांत्रिक रूप से बहुल संख्या में प्रस्तुतीकरण या संप्रेषण होता है तथा फीडबैक संचारक के पास विलंब से या कई बार नहीं भी पहुंचता है। क्योंकि इतनी बड़ी जनता होती है, भीड़ होती है, लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फीडबैक मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक तो बहुत देर से, या तो अगर मिलेगा तो बहुत देर से मिलेगा, और या फिर कभी कभी फीडबैक नहीं भी मिल पाता है। तो ये इसमें एक जो है, इसका हम कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा संचार का जो प्रकार है वो खत्म होता है। 4 संचार हमने पढ़े हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहां पर मैं शेयर कर दूंगी। ओके, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो भी होम साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।